बिकॉज सी जुडिशियल ओवररीच इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर, कहीं लिखा नहीं, बट रिव्यू तो है, रिव्यू का लॉजिक है आपके पास। तो आपको एक मैच्योर पर्सन के तौर पर डिसीजन लेना है। एक पॉलिटिशियन बोले तो चलेगा, ठीक है, एक नॉर्मल आदमी बोले, बट लॉ मिनिस्टर नहीं बोल सकते। अब देखो ऐसा होता तो ये लोग बोलते पार्लियामेंट वाले ओवररीच। अब बोल रहे हैं ना, अब बोल रहे हैं, उस वक्त कुछ भी नहीं बोला, गवर्नमेंट ने कहां बोला, चुप, गवर्नमेंट भी चुप थे, नहीं तो ओपन स्टेटमेंट आता ना कि आपने गलत किया, आपको ऐसा करना चाहिए था, नहीं किया। आपको ये देखना है कि आपका स्टैंड गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बीइंग अ ब्यूरोक्रेट। हम मीडिया में नहीं है कि कुछ भी लिख दें, क्लियर है। आपको क्या देखना है, वो एग्जामिनर क्या देखेगा, एग्जामिनर आंसर का लॉजिक देखेगा, बट वो आपका लॉजिक भी देखना चाहता है, एज अ पर्सन आपका लॉजिक क्या है। तो यू कैन नॉट ब्लेम डायरेक्टली जुडिशरी फॉर दिस ओवररीच, क्योंकि ओवररीच बोलते ही आपको मांगा जाएगा बताइए क्या है ओवररीच, तो वहां पर आप समझा नहीं पाओगे। हाँ, इंटरव्यू में आपके पास बोलने का स्कोप है, आप कोई भी एग्जांपल फटाफट देकर समझा दोगे, बट यू डोंट हैव एनी ऑप्शन इन दी रिटन एग्जामिनेशन, देयर इज अ वर्ड लिमिट। आई होप क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर कभी मेंस के डिस्कशन में और आएंगे। सो बेसिकली यहां पर दो चीजों के लिए बोला गया है, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के लिए। एक क्वेश्चन आपका आ चुका है राइट टू सीक्रेसी वाला, ठीक है ना। सो सीक्रेसी इज अ पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल 21, इसी को राइट टू लाइफ भी बोला गया है, ठीक है। सो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो पर्सनल लिबर्टी इज अ वेग टर्म, ठीक है, पर्सनल लिबर्टी इज अ वेग टर्म। अब वो पर्सनल लिबर्टी क्या क्या है, वो अगेन इट्स अ मैटर ऑफ लॉ। लाइफ इज लाइफ, ठीक है। अब लाइफ को जैसे इन्होंने बोला कि लाइफ का मतलब सिर्फ सांस लेना और खाना खाना नहीं है, ठीक है। लाइफ का मतलब फिर इन्होंने क्वालिटी लाइफ से जोड़ा, और क्वालिटी लाइफ से जोड़ते हुए फिर इन्होंने माना डिग्निटी भी उसमें एडेड है, बिकॉज किसी मनुष्य का सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं है, डिग्निटी हैज टू बी देयर। तो जब लाइफ पर डिग्निटी की बात हो रही है तो डेथ भी, बिकॉज डेथ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है ना, डेथ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, इट्स अ कंप्लीटली योर साइकिल, क्लियर है, राइट फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, दिस इज कॉल्ड लाइफ। तो लाइफ इंक्लूड्स योर डेथ ऑल्सो। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बर्थ शुड बी विथ डिग्निटी, योर एग्जिस्टेंस शुड बी विथ डिग्निटी, देन व्हाई नॉट डेथ शुड बी विथ डिग्निटी। इसीलिए आप देखोगे राइट टू डाई वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर हमने काम तो बहुत ज्यादा नहीं किया, लेकिन जितना किया उसमें हमने डिग्निटी को मेंटेन किया है, क्लियर। यस, स्टिल इट इज अ क्राइम, ठीक है, बट उस पर मोदी जी के आने के बाद थोड़ी लिबर्टी दे दी गई है, क्योंकि मोदी जी ने कहा एक तो वो परेशान है पहले से, ठीक है, ऊपर से आप उसको और पनिश करो, और परेशान है, तो उसको वहां से फ्रीडम दी गई। अभी आप देखोगे उस सुसाइडल एक्टिविटीज को हम क्राइम में बुक नहीं कर रहे हैं पिछले 7-8 साल से, लॉ है बट हम बुक नहीं करते हैं उसको, क्योंकि वहां से एक ऑर्डर आया हुआ है, वो इंटरनल प्रोसेस, वो लिखा हुआ कहीं नहीं है। दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं यूथनेशिया के, तो यूथनेशिया इज ऑफिशियली नॉट अलाउड इन इंडिया, बट इस पर दो टर्म है, एक्टिव एंड पैसिव। तो हमारा वाला पैसिव है, पैसिव को कोर्ट ने परमिट किया है, स्पेशली आप देखोगे अरुणा शानबाग के केस में, क्लियर है। तो शानबाग वाले केस में पैसिव और एक्टिव को डिफाइन किया प्रॉपर, और ये बोला कि हम उनको जो भी लाइफ सेविंग सपोर्ट पर रखा गया है उन सपोर्ट को आप हटा सकते हैं विद द परमिशन ऑफ डॉक्टर्स, ओके। आप लेकिन उनको एक्टिवली मार नहीं सकते, लाइक पॉइजन दे दिया, नींद की दवाई दे दिया, इंजेक्शन दे दिया, या बाई प्रेशर, कोई भी तरीके से आप उनको खत्म नहीं कर सकते। सो देयर इज अ लिमिट। तो यहां पर आप देखोगे कि हमने राइट टू डाई लेकिन डिग्निटी को मेंटेन किया है। अब कोई बोलता है कि जैसे डिग्निटी कहां पर अफेक्ट हो रही है, कि कोई पेशेंट है, उसका जितना भी डेली रूटीन है सब बेड पर हो रहा है, सुसु पॉटी एवरीथिंग, तो बोल रहा है कि यार मैं अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, दिस इज अगेंस्ट माई डिग्निटी, समबडी एल्स इज क्लीनिंग माई ओके वेस्टेज। सो आप देखोगे कि ह्यूमन वेस्ट क्लीन करना ऑब्वियसली एक थोड़ा हेक्टिक जॉब तो होता है, तो इसलिए वो बंदा चाहता है कि मुझे खत्म कर दो, क्योंकि मैं आगे मेरा सस्टेनेंस नहीं है, बट हम उसको खत्म नहीं करेंगे, इसके लिए स्पेशल एंड स्पेशल
रिकमेंडेशन है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस हमने इसको माना है, जिसमें डॉक्टर्स की टीम होगी, डॉक्टर्स होंगे, एग्जीक्यूटिव्स होंगे और फैमिली या रिलेटिव्स भी हो सकते हैं उस टीम में, एंड दे विल अकॉर्डिंगली डिसाइड. आफ्टर ऑल दिस आई मीन द फाइनल डिसीजन इज डिपेंडेंट ऑन द जुडिशरी कि वो देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि जो कोमा में है उसका भी ह्यूमन राइट है, उसका भी ह्यूमन राइट है कि वो बोल नहीं पा रहा है, इवन दो हो सकता है वो जिंदा रहना चाहता हो. ठीक है, तो अरुणा शान बाग के मामले में जब वो कोमा में गई, उनके साथ रेप का अटेम्प्ट हुआ था और ऑक्सीजन का फ्लो ब्रेन में नहीं आ पाया, जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई. तो कोमा में जाने के 2-3 साल बाद ही उनके फैमिली मेंबर्स और उनके बॉयफ्रेंड ने एप्लीकेशन दे दिया था यूथनेशिया के लिए. ठीक है ना, बट उनकी जो फ्रेंड्स थी, नर्सेस थी बॉम्बे हॉस्पिटल में, उन्होंने सपोर्ट किया और बोला हम इसको जिंदा रखेंगे, और वो 35 साल तक वो जिंदा रह गई बेड पर. लेकिन बॉडी तो डीके होने लगी, बॉडी एक टाइम के बाद खत्म होने लगी. तो जब वो लगा कि अब ये इनको रखना ठीक नहीं है, तब इन्होंने अपील किया, नर्सेज ने, उनकी फ्रेंड्स ने अपील किया यूथनेशिया के लिए. तो जब तक ऑर्डर आता, पैसिव एक्टिव की बात हुई, तब तक वो खत्म हो गई खुद से. ठीक है, दैट वाज द केस बेसिकली. सो एनीवेज, इसके बाद फिर इसमें एक आपका विल की बात हुई है. कौन सा विल है वो पता है आपको? उसको लाइव विल कहा जाता है. बेसिकली आप देखोगे कि आप अपने विल में लिख सकते हो कि आपको कैसे जाना है. ठीक है, अपने बारे में बता सकते हो कि आपकी क्या इच्छा है. तो खैर उस पर अभी बहुत कोई केसेस आए नहीं है. सो फिलहाल हम बात कर रहे थे लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की. तो इस पर अभी तक इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएगा आपको प्री में, बट ध्यान रखना है आ जाए तो. नाउ दिस, हाँ, इसमें यह भी ध्यान रखना है कि क्या क्या शामिल है, वो वाला क्वेश्चन आ सकता है. सो दिस अ लॉन्ग लिस्ट विच इज गिवन इन दी TMH लक्ष्मीकांत. तो आप देखोगे राइट टू हैव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन एयर, ओके, राइट टू स्लीप, राइट टू हैव मैरिज लाइफ, सेक्सुअल लाइफ, बहुत कुछ लंबी चौड़ी लिस्ट है वो. हाँ, एडॉप्ट करना, ये सब और जोड़ते जा रहे हैं डे बाय डे, दे आर एडिंग ऑन. सो वो सब कुछ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से जुड़ा हुआ मामला है, और इसी में राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21. इसको भी जोड़ दिया कोर्ट ने. नाउ दिस राइट टू एजुकेशन, सो दैट वाज एडेड बाय 86 अमेंडमेंट 2002. ओके, तो यहां से भी हमारे पास 3 आप देखोगे, बेसिकली 3 जगह पर इसका इंपैक्ट हुआ था 86 अमेंडमेंट का. ठीक है, कहां पर? आर्टिकल 45 में भी हुआ और 51A का स्मॉल के. ठीक है, सो 3 जगह पर हमने अफेक्ट किया था 86 अमेंडमेंट 2002. बट दिस राइट टू एजुकेशन वाज इंप्लीमेंटेड इन विच ईयर? 2010, 1 अप्रैल 2010. क्लियर है, ध्यान रखना, आफ्टर 8 years. और वो एक्ट जो लाया वो 9 में लेकर आए, राइट टू एजुकेशन एक्ट. ठीक है, 9 में लेकर आए. सो यहां पर ध्यान रखिएगा 6 to 14 years का टाइम पीरियड दिया गया है राइट टू एजुकेशन के लिए. नाउ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां पर बेसिकली हम किसी भी पर्सन को अगेन आर्बिट्रेरी अरेस्ट करने से बचते हैं. अब उसको क्या करना पड़ेगा? उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा. ठीक है, ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट ये भी बताना है उसको. राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस. इसी को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी कहा जाता है. ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. सो ये उसकी अपने चॉइस का आपको देना पड़ेगा, उसको रीजन बताना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट वन इज every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours. ध्यान रखिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया गया है. ठीक है, और जर्नी का टाइम क्या होगा? माइनस हो जाएगा. ठीक है, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of magistrate. तो इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन आया था जुडिशियल कस्टडी एंड व्हाट? पुलिस कस्टडी आया लास्ट ईयर क्वेश्चन. ठीक है, इसी से निकला हुआ क्वेश्चन है.
टू एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग इज एन एनिमी। अब यहां पर क्या बोला कि इन सब के ऊपर ये क्लॉज लागू नहीं होगा, ठीक है। जैसे कोई पाकिस्तानी है, अजमल कसाब टेररिस्ट था, उसके ऊपर ये एक्ट काम नहीं करेगा, ये फ्रीडम काम नहीं करेगी। हम उसको डिटेन करके रखेंगे और जब तक चाहें हम अपने पास रख सकते हैं। उसमें 1.5-2 महीने का क्लॉज है, वो आगे लिखा हुआ पढ़ते हैं उसको, राइट। टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। सो इसके कुछ एक्ट हमारे देश में थे, जैसे टाडा, ठीक है, टाडा के अलावा पोटा, ये सारे एक्ट बने थे। तो ये दोनों रिपील्ड है हमारे देश में। और अभी हमारे देश में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इससे हम इसको मानकर चलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन को। तो अभी मेजॉरिटी में यही वाला है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, ओके। तो इन दोनों पर ये वाली फ्रीडम लागू नहीं होती, क्योंकि उसको छोड़ने से खतरा है, या तो उसकी जान जाएगी या वो दूसरों की जान ले सकता है, ओके। नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन 3 months। तो 3 months का क्लॉज भी दिया है, 24 घंटे का भी क्लॉज दिया है। अब 3 months क्या होगा, स्पेशल केसेस में होगा। यहां पर आप देख पा रहे हो, एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन हु आर और हैव बीन आर क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ध्यान रखेंगे इसको। एंड इसमें बेसिकली ओपिनियन मांगा जाएगा कि क्या है मसला। तो एक एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, यदि उन्होंने बोला कि आप 3 महीने से ज्यादा रिमांड चाहिए या रखना है हमको कस्टडी में, तब आप रख पाओगे, अदरवाइज नहीं रख पाएंगे, ठीक है। Such person is detained in accordance with the provision of any law made by Parliament. When any person is detained in pursuance of an order made under any law for preventive detention, the authority making the order soon as may be communicate to such person the grounds on which order has been made. तो यहां पर बताना पड़ेगा उसको, ठीक है, उस पर्सन को बताना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या हो गया यहां पर, that to disclose facts which such authority considers to be against the public interest to disclose। मतलब हम चाहें तो हम ना बताएं क्यों अरेस्ट किया, कैसे अरेस्ट किया, कहां रखेंगे, क्या हो रहा है उसके साथ। जैसे मान लो मीडिया ने पूछा कि भाई अजमल कसाब का क्या हो रहा है, सो गवर्नमेंट ने बोला अभी हिडन है, हम नहीं बताएंगे, वो यहां से हमको परमिशन मिली, ठीक है। पार्लियामेंट क्या प्रिस्क्राइब कर सकती है, सर्कमस्टांसेस बता सकती है बाय द लॉ, क्लास बता सकती है। A person may be detained for a period longer than 3 months under any law providing for preventive detention without obtaining the opinion of an advisory board in accordance with provision of। तो क्या कर सकती है पार्लियामेंट, उस एडवाइजरी बोर्ड को भी सुपर पावर कर सकती है स्पेशल केसेस में। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। सो अपनी 2 बातें हो रही है। एक तो हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मल क्रिमिनल है कोई, और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिमिनल है, या टेररिस्ट एक्टिविटी वाला है, या हमारे एनिमी कंट्री से। तो फिलहाल पाकिस्तान को हम मान लें, तो इन तीनों को हम क्या करते हैं, 24 घंटे वाले क्लॉज में नहीं ले रहे हैं, बट इनको मैक्सिमम 3 months तक रख सकते हो। लेकिन 3 months के बियॉन्ड भी हम जा सकते हैं। नंबर 1, या तो एडवाइजरी बोर्ड बोल दे, या दूसरा पार्लियामेंट लॉ ही बना दे अलग से कोई। बस इतना ही है इस आर्टिकल में, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इसी को घुमा घुमा कर ये लोग पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए आप देखोगे 20 और 22 को साथ में लेकर पढ़ा जाता है, ठीक है। और आप देखोगे तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम की बात हो रही है इसमें, और क्लॉज इसमें 358 में भी है और 359 में भी है। सो 358 में क्या लिखा है, आर्टिकल 19 क्या होगा, ऑटोमेटिक सस्पेंड होगा। इसके लिए सेपरेट ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। बट 359 में फंडामेंटल राइट्स, सॉरी एफ होगा, फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट 20 and 21, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड करने के लिए क्या करना होगा, प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऑटोमेटिक नहीं होगा, ये दोनों नहीं कर सकते हम। बट आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंड होगा। ऑटोमेटिक सस्पेंशन का मतलब क्या हुआ कि हमें कोई ऑर्डर नहीं निकालना है अलग से,
बाय डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। 352 अनाउंस किया, आर्टिकल 19 सस्पेंड। जैसे आप अखबार में नहीं लिख सकते, सोशल मीडिया में नहीं लिख सकते, जो भी फ्रीडम वाली चीजें सब ब्लॉक। अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर इनकी एनफोर्सेबिलिटी को रोका है। ध्यान रखना एक टर्म है वहां पर, एनफोर्सेबिलिटी। दैट मीन्स व्हाट, कि आपका वायलेशन, जैसे किसी को मान लो मंदिर जाना है, ठीक है, आर्टिकल 25 में मंदिर जाना है किसी को, तो मंदिर जाने देंगे, लेकिन कल को हो सकता है कि यदि वायलेशन हो, रास्ता रोकें कि भाई 4 घंटे तक आप मंदिर नहीं जा सकते, तो आप उस मैटर को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। दैट इज कॉल्ड एनफोर्सेबिलिटी। क्लियर है? तो एनफोर्सेबिलिटी को ब्लॉक किया है, ध्यान रखना, ठीक है, कि आप एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, आपको परमिशन नहीं है कोर्ट जाने की। किस टाइम पीरियड के लिए? विच इज मेंशन्ड इन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। जैसे इन्होंने बोला 2 दिन के लिए मंदिर जाना सस्पेंडेड है, मस्जिद जाना सस्पेंडेड है, तो 2 दिन आप नहीं जा पाओगे। क्लियर है? जो एरिया बोलेगा, मतलब राष्ट्रपति ऑर्डर में जो एरिया लिखा होगा उस एरिया में ही ब्लॉक होगा, सभी जगह ब्लॉक नहीं होगा। नंबर 2। नंबर 3, जिन जिन आर्टिकल्स को बोला केवल वही वही ब्लॉक होगा, सारे ब्लॉक नहीं होंगे। सो दिस इज काइंड ऑफ एक्सेप्शन अंडर आर्टिकल 359। इज इट क्लियर? तो ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स यहां पर लिमिटेशंस के साथ हैं। आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंड होगा, हालांकि मैं इमरजेंसी में दोबारा बता दूंगा ये सब। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, मिनिस्टर वही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सपोर्ट करेंगे वही होगा, ठीक है ना। एड एंड एडवाइस बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नाउ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब अभी तक हमारा चल रहा था आर्टिकल 14 to 18 देखा हमने, 19 से आपका 22 था, क्या था, है ना, हाँ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी। अब हमारा कैटेगरी है 23 और 24, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये अकेले टर्म पूछा जा सकता है कि एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। एग्जाम हॉल में फिर से कह रहा हूं कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि एग्जैक्टली टर्म में लिखा क्या है। सो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। सो ह्यूमन बींग्स प्रोहिबिट करना है ट्रैफिक बेसिकली। सो बिजनेस के तौर पर किसी को खरीदना, बेचना, बैगरी के लिए फोर्स करना, ये सब हमने प्रोहिबिट कर रखा है। ध्यान रखिएगा, फोर्स लेबर एक टर्म आता है यहां पर, बॉन्डेड लेबर कहा जाता है, बंधुआ मजदूर, ठीक है, यहां लिखा नहीं है बट फोर्स लेबर वही है। सो हाँ, फोर्स लेबर फॉर एनीथिंग, फॉर द टाइम, फॉर द नेचर ऑफ वर्क, ओके, फॉर वॉट एवर, like somebody cannot compel you to work against your body capacity, ठीक है। जैसे आप की एज ही नहीं है उतना वजन उठाने के लिए, आपको बोला वजन उठा के जाओ फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। इफ somebody is pregnant, मतलब कोई प्रेग्नेंट महिला है, उसको बोलो कि आप जाओ, है ना, 7th फ्लोर सामान लेकर जाओ। सो यू कैन नॉट फोर्स अगेंस्ट द फिजिकल लिमिट्स। सो दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन विच इज गिवन हियर। एंड नाउ एक और है इसी में, फोर्स लेबर में बॉन्डेड लेबर। सो बॉन्डेड लेबर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, नाम सुना है बॉन्डेड लेबर? बंधुआ सुनते हैं, बंधुआ मजदूरी? नो, बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर मीन्स जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, आप महाजन से पैसे ले लिए, पैसा नहीं लौटा पाए तो उसके घर में काम करना पड़ेगा, ठीक है, स्लेवरी, इट्स अ काइंड ऑफ स्लेवरी है बेसिकली। बट ये हमेशा फाइनेंशियल टर्म्स के अगेंस्ट में ही है ज्यादातर, बिकॉज ऑफिशियली इट इज डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल लॉ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ ने डिफाइन कर रखा है बॉन्डेड लेबर को, तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और देन यहां पर ध्यान रखेंगे एक चीज और, कंपल्सरी सर्विस इंपोज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आप जेल में हो तो जेल में गवर्नमेंट आपसे काम करवा सकती है, क्लियर है। दूसरा एक कनेक्शन है, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी यू कैन बी कॉल्ड फॉर द नेशनल सर्विस ऑल्सो। तो नेशनल सर्विस कहां लिखा हुआ है, आप देखोगे नेशनल सर्विस आपके लिखा हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज में, ठीक है, आपको वहां कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सो आपस में कनेक्टेड है। जैसे हमारे देश में हमने बोल रखा है एनसीसी को हम बुलाएंगे, ठीक है, फिर रिजर्व आर्मी को बुलाएंगे, फिर सिविलियंस को भी बुलाया जा सकता है। इसके बाद
यहां पर भी ध्यान रखिएगा, रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास और एनी ऑफ देम, इसके बेसिस पर आपके साथ कोई डिफरेंस नहीं करेगा स्टेट, सबके लिए कॉमन लॉ ही बनाएगा। ठीक है, सो कंपलसरी सर्विस भी बोला है, एक तरफ बोला है आपको कोई फोर्स लेबर नहीं करवा सकता, लेकिन दूसरी तरफ फोर्स लेबर करवाया जा सकता है फॉर पब्लिक पर्पजेस, नॉट फॉर दी पर्सनल पर्पजेस, पब्लिक पर्पज के लिए। ठीक है, जैसे बोला कि भाई सब लोग सफाई करो, सब लोग बिजली ऑफ करो, किसी का जलता हुआ पाए, सो काइंड ऑफ, है ना। ध्यान रखिएगा पब्लिक पर्पस डिफाइन नहीं किया है, लेकिन लिख दिया है, इट कैन नॉट बी फॉर पर्सनल पर्पस। जैसे जेल में है, अब जेल का तो लॉ है, आपको काम करना पड़ेगा, पनिशमेंट मिला है, यू कैन नॉट आस्क फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोटेक्शन की 23 में तो आपने प्रोटेक्ट किया, हमें बता दो, है ना, ऐसा नहीं होगा। सो ध्यान रखिएगा यहां पर आपको रोका है और यहां पर एक्सेप्शन है। ठीक है, नाउ प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। अब यहां पर क्या हुआ है कि पहले 14 इयर्स का था क्लॉज, अब 14 to 18 इयर्स हमने और भी ब्लॉक कर दिया हैजार्डस इंडस्ट्रीज में। 18 के ऊपर वाले जा सकते हैं, बिलो 18 नहीं जा सकते। क्लियर है, तो हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट डिफाइन नहीं किया, बट इट इज डिफाइंड इन दी एक्ट्स। नाउ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसका आर्टिकल 25 to 28 तक है हमारे पास। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब क्या बोला आर्टिकल 25, सब्जेक्ट टू नंबर 1 पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, नंबर 2 मोरालिटी, नंबर 3 हेल्थ। क्लियर है, 3 ग्राउंड्स का नाम लिखा हुआ है, ध्यान रखना है, हमारा ध्यान जाता नहीं है। तो ग्राउंड्स पूछेगा किन ग्राउंड्स पर आपको मिल रहा है प्रोटेक्शन, तो आपको अपने धर्म को मानने की आजादी है, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मोरालिटी डिस्टर्ब और हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो कि आपने जुलूस निकाला, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रहा है। फिर मोरालिटी, अब जैसे मान लो इस्लाम में आप देखोगे बकरीद है ना, कुर्बानी देने का कल्चर है, तो आप पब्लिकली पता चला जानवर को मार रहे हो, दैट कैन नॉट बी डन। हेल्थ, आप कुछ ऐसा ना करो कि जिससे लोगों की हेल्थ, जैसे हम गंगा में डुबकी लगाने से लोगों को रोक सकते हैं कि भाई इन्फेक्शन फैला है एट द टाइम ऑफ कोविड एंड ऑल। सो हेल्थ को भी ध्यान में रख के आपके रिलीजियस प्रैक्टिस को रोका जा सकता है। सी, वी आर नॉट स्टॉपिंग यू टू फेथ एंड बिलीफ, ये वाला नहीं रोक रहे हैं, हम आपके वर्शिप को रोक सकते हैं। क्लियर है, एंड वर्शिप इज अ रिचुअल बेसिकली। मन में कोई वर्शिप करना चाहता है वो तो हमेशा फ्री, बट प्रैक्टिकली कुछ हो रहा है एंड विच इज अगेंस्ट द पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, देन यू विल बी स्टॉप्ड। सो सुप्रीम कोर्ट हैज मेंशन्ड दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड दिस रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ओके, रिचुअल्स, मूवी में दिखाने के लिए। अब मूवी तो एक स्टोरी है ना, मूवी में पर्पस है, पब्लिक अवेयरनेस और ये सब के लिए पर्पस है बेसिकली। तो वो तो देखो, मूवी तो बना सकते हैं ना कि जादू दिखा रहा है कोई, मूवी में दिखा दिया जादू दिखाना, बट जादू इज नॉट द साइंटिफिक वन। ट्रिक हो सकता है, बट आप जादू दिखा रहे हो, भूत प्रेत दिखाते हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरी। हाँ है तो सही, इसीलिए तो देयर इज अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ दिस, सेंसर बोर्ड, ठीक है ना, सेंसर बोर्ड है इसीलिए। बट क्या होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, किसी धर्म का नाम लेकर उन्होंने नहीं बोला, आप देखोगे वो डायरेक्टली किसी धर्म को हिट नहीं करता है। देखो कई जगह पर ऐसा होता है, बहुत सारे जगह पर वायलेशंस होते हैं। अब मान लो जनगण मन चल रहा है, हमारा नेशनल एंथम चल रहा है, और मूवी के अंदर सारे लोग नहीं खड़े हैं, तो भी वो सीन गलत हो गया, ठीक है। लेकिन इट्स अ मूवी बेसिकली, मूवी में हम कोई चीज एक्ट कर रहे हैं, वो प्लानिंग के तहत होता है। हाँ, मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि फ्लैग को आप गिरते हुए दिखा दिए। अब लेकिन ब्रिटिशर्स ने किया है कि हमारे फ्लैग को नीचे उतारा, गिरा दिया, जला दिया, तो वो तो किया है, तो इसलिए दिखा रहे हैं हम। क्लियर है, तो आपको कुछ चीजें प्रैक्टिकली दिखानी पड़ती हैं, इसीलिए गवर्नमेंट उतना अलाउ करती है हमें। यस, देयर इज अ फ्लैग कोड ऑल्सो, कोड का वायलेशन होगा देन दे विल बी पनिश्ड, ठीक है। जैसे एक बार अब सानिया मिर्जा पैर करके बैठी हैं, ठीक है, अब
आपकी चेयर दूर में है, आप यहां बैठे हो, आपका टेबल यहां है, फ्लैग यहां के टेबल में रखा हुआ है, ठीक है, आपने पैर रखा यहां पर ऐसे, तो इधर से कोई बंदा फोटो लेगा तो ऐसा लगेगा ये दोनों क्लोज हैं, ठीक है। तो सानिया मिर्जा की फोटो आई, उनके ऊपर वायलेशन का चार्ज लगा, तो फिर दूसरा एंगल भेजा गया, फोटो देखो हम कहां बैठे हैं, सामने पर वायलेशन लग रहा है। तो कई चीजें ऐसे भी होती हैं हमारे देश में। एनीवेज, नाउ नेक्स्ट वन इज यहां पर क्या और आपको परमिशन दिया है, कंसाइंस इज वन एक्टिविटी, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन, देयर आर 4 एक्टिविटीज, ठीक है। आर्टिकल 25 में 4 एक्टिविटीज आर अलाउड, ध्यान रखिएगा, कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन, ठीक है। सो प्रैक्टिस में मंदिर जाना, प्रोपोगेंडा में आप उसके लिए कोई लिटरेचर प्रिंट कराते हो, माइक लेके प्रचार करते हो, इज ओके, बट यू कैन नॉट फोर्स समबडी टू कम इनटू योर रिलीजियस प्लेस, यू कैन नॉट फोर्स समबडी to believe in same line which you are you have kind of belief and you are doing worship, okay, so it cannot be forceful activity. so यहीं पर आप देखोगे जो आपका रिलीजन बदलने का, धर्म परिवर्तन, कन्वर्जन का जो मैटर आता है, that is blocked but openly it is not written here. तो धर्म परिवर्तन वैसे भी जबरदस्ती नहीं हो सकता, बिकॉज हमने स्टेट को ही रोका है कि स्टेट कैन नॉट इम्पोज एनी रिलीजन, सो नॉर्मल सिटीजन इज ऑल्सो नॉट अलाउड, ओके, क्योंकि यहां पर लिखा है फ्री प्रोफेशन होना चाहिए, ठीक है ना। नाउ नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ, तो स्टेट को लॉ बनाने की भी परमिशन है। What regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice, तो उसको हम रोक सकते हैं। जैसे कोई बोले कि भाई चंदा देना पड़ेगा, चंदा नहीं दिए, या फिर धर्म के नाम पर आप जुआ नहीं खिला सकते, ठीक है, धर्म के नाम पर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते। सो इसीलिए यहां पर ध्यान रखिएगा 3 टर्म्स हैं, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी। तो सेक्युलर टर्म यहां पर भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक तो वहां है प्रियम्बल में और दूसरा यहां पर भी है 25 में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये 3 टर्म वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल बोला है, और अदर सेक्युलर एक्टिविटी, सोशल नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना, नहीं तो होता है ना सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो सोशल नहीं है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। नाउ प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और थ्रोइंग ओपन of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus, ये क्यों देना पड़ा, बिकॉज ऑफ कास्ट, कास्ट का जो भेदभाव है हमारे देश में, उसकी वजह से। सो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और थ्रोइंग ओपन। सो सोशल वेलफेयर कैसे हो सकता है, धर्म के नाम पर सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट कर सकती है चाहे तो, ठीक है, या मंदिर के बाहर शेड बनवा दिया, बैठने के लिए जगह दे दी उनको, या उनका कोई रेस्ट रूम बनवा दिया, वॉशरूम बनवा दिया, या मंदिर चढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पर रोप वे लगवा दिए या वहां लिफ्ट लगवा दिए, वॉट एवर। सो दिस ऑल आर कंसिडर्ड एज सोशल वेलफेयर बाय द गवर्नमेंट। या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ओपन करना, ओके, बट देर आर सर्टेन प्लेसेस वेयर स्टिल सर्टेन काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड, लाइक मेल को जाना है, फीमेल को नहीं जाना है, सबरीमाला, है ना, या मुस्लिम्स में भी कुछ ऐसे दरगाह हैं जहां पर फीमेल्स अलाउड नहीं है, बट अगेन गवर्नमेंट इसमें डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करती है। सबरीमाला में भी इंटरफेयर आप देखोगे, आप बोल सकते हो सर सबरीमाला में तो किया, ठीक है, तो सबरीमाला क्यों किया, क्योंकि वो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है, बाकी धर्म पे कोई हम डायरेक्ट अटैक नहीं, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कोर्ट ने इस मैटर पर कभी फैसला नहीं सुनाया कि महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, कोर्ट ने बोला आपका मसला है, आप देखो, क्लियर है। किसी मंदिर में अब महिला को प्रवेश नहीं मिल रहा है तो कोर्ट ने ऑर्डर तो कर दिया था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिटेशंस बता दिया,
भाई गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिया, बोले हम साहब नहीं कर सकते, इस पर लोग मारपीट कर रहे हैं और बहुत मर्डर हो जाएगा, देन कोर्ट भी पीछे हट गई। सो कोर्ट वैसे इंटरफेयर नहीं कर सकती क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मतलब एज पर दी लॉ। सो इसीलिए आप देखोगे कि वो शुरू से चला आ रहा है, रिलीजन को हमने लॉजिकली जो भी समझा हो, लेकिन कोर्ट मजबूर है सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर। नाउ वही प्रॉब्लम है ना इसमें, इसको स्टेट रेगुलेट नहीं कर रहा है, ये पर्सनल मैटर है उस धर्म का। देखो करना तो चाहिए कायदे से, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि कोर्ट उसको किस लेवल पर डिफाइन करेगी। मान लो पूरे देश के मुस्लिम एक साइड खड़े हो गए, तब कोर्ट क्या कर लेगी? सब रोड पर उतर आए विरोध में, तब तो गवर्नमेंट बोलेगी ना भाई साहब ऑर्डर वापस लीजिए, हम एडमिनिस्ट्रेशन देखें कि हम देश का डेवलपमेंट देखें, जो चल रहा है चलने दो उनके अकॉर्डिंग। क्योंकि ये कुछ चीजें हैं जिसको लॉ से बाइंड करना बहुत मुश्किल है हमारे देश में। कुछ चीजें हैं ना विच इज बियॉन्ड दी लॉ, क्लियर है, तो आप उसको लॉ में बाइंड कर ही नहीं पाओगे। हाँ, कोई चीज लॉ के अगेंस्ट है तो आपको अलग से देखना पड़ेगा। जैसे 3 तलाक वाला, 3 तलाक वाला ऑब्वियसली किसी पर्सन के एंटिटी पर ही फर्क डाल रहा है, बट मस्जिद में जाने नहीं जाने से किसी पर्सन के लाइफ का कोई सवाल नहीं है। यस, उस सेंस में चीजों को देखा जाता है कि क्या मैटर है। या जैसे बोले कि भाई महिला की बलि देनी होगी मस्जिद में, तब तो फिर लॉ के अगेंस्ट है वो। ठीक है, ऐसे मैटर को ही कोर्ट हैंडल करती है। अब यहां पर आप देखोगे ये एक्सेप्शंस है, कृपांस है ना, और उनको सिख धर्म में मान लिया गया। तो जैसे उनको 6 इंच का कृपाण अलाउ किया गया है। एयरपोर्ट में भी आप देखोगे वो ले जा सकते हैं, लेकिन वो नुकीला नहीं होना चाहिए, तेज नहीं, धार नहीं होना चाहिए, पॉइंटेड नहीं होना चाहिए। ठीक, तो वो सब उनको अलाउ किया है, छोटा वाला अलाउ किया है। बाकी कुछ है तो आप उसको सामान में लगेज में बुक कर दीजिए, ऐसा कहा जाता है। तो उनको कृपाण है, कड़ा है, कंघा है ना, और ये सब उनको अलाउ किया जाता है। खंडा भी होता है जो वो लोग रखते हैं सामने, तो ये सारी चीजें उनको अलाउड है। फिर आप देखोगे आगे बढ़ते हैं, यहां पर रेफरेंस टू हिंदूज शैल बी कंस्ट्रूड एज इंक्लूडिंग ए रेफरेंस टू पर्सन प्रोफेसिंग द सिख, जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन एंड द रेफरेंस टू हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूशन शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली। तो यहां पे ये कोर्ट का एक्सप्लेनेशन है, ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है। क्या बोला? हिंदू में कौन कंसीडर होंगे? बुद्धिस्ट, जैन और सिख, ये हिंदू धर्म के पार्ट है, बिकॉज इसी धर्म से निकला हुआ है, हिंदू धर्म से निकला हुआ है। सो ऑफिशियली इट इज एक्सप्लेन्ड बाय द कोर्ट एंड माइनॉरिटीज ऑल्सो। माइनॉरिटी को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उसके लिए कोई आर्टिकल है 29 और 30, बट मेंशन नहीं किया, नाम मेंशन नहीं किया। नाउ फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, पहला वाला क्या था कि आप अपना रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, नाउ रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, अब एक स्टेप आगे बढ़ गया हम। सो अगेन 3 subjects are there, I mean 3 conditions are there: public order, morality and health. Every religious denomination or any section thereof shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purpose. ध्यान रखिएगा, चैरिटेबल भी हो सकता है। ठीक है, रिलीजियस एंड चैरिटेबल बोला है, 2। नाउ बी, मैटर्स ऑफ रिलीजन acquire movable and immovable property and administer such property in accordance with the law. ठीक है, जैसे कब्रिस्तान है तो एक वक्फ बोर्ड बना हुआ है, वक्फ बोर्ड। अब ये बोर्ड क्या है? जो इस्लामिक प्रॉपर्टी का जो मैटर है उसको हैंडल करने के लिए बनाया गया है। और जैसे जितने भी दरगाह हैं या मस्जिद हैं पुराने बने हुए, उसके लिए क्या किया कि वो चूंकि उनका रीति रिवाज कैसा है? इस्लामिक है, जो उनके रिचुअल्स हैं दे ऑल बिलोंग्स टू इस्लाम, इस्लामिक कल्चर। सो दे आर सपोज टू मेंटेन बाय देयर ओन। लाइक ताजमहल में आप देखोगे जो पूजा पाठ का कार्यक्रम है दैट इज डन बाय द मुस्लिम पीपल, नॉट बाय द हिंदू पीपल, क्योंकि वहां पर दैट बिलोंग्स टू इस्लामिक कल्चर, वैसा उसको रखा गया। तो वक्फ बोर्ड इज अ बॉडी बेसिकली। ठीक है, वक्फ मीन्स प्रॉपर्टी होता है ना, वक्फ इज अ उर्दू वर्ड। ठीक है, उर्दू वर्ड है ये। तो
हाँ, इट मीन्स प्रॉपर्टी। सो आप देखोगे वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी है, तो ये लोग इसको ध्यान में रखते हैं। जैसे मान लो बरियल ग्राउंड है, ओके, कब्रिस्तान। अब कब्रिस्तान की लिमिट है, मान लो फुलफिल हो गई जगह, अब नया चाहिए। सो वक्फ बोर्ड विल रिक्वेस्ट और दे विल डिसाइड कि हमें कहाँ चाहिए। Accordingly, they will put the application to the government, and government will allocate that land to the work board, not to the person. But they can also purchase it. Yeah, कर सकते हैं, yes, कर सकते हैं, yeah, they can have. I mean, it is considered as society. हमारे देश में सोसाइटी है ना, सोसाइटी एक्ट बना हुआ है, उसमें कंसिडर किया जाता है वक्फ बोर्ड। सो बोर्ड हैज इट्स लीगल स्टेटस, ओके। So they can have their chairperson, they can have their members, other authorities, okay, on the salary basis. तो वो सब वर्क बोर्ड कर सकता है, and it is I mean designed as per the city model. तो हर शहर में अलग अलग है। Now next one is 27. Freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion. अब यहाँ पर टैक्स पे करने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा और किसी को परेशान नहीं किया जा सकता, तो ध्यान रखेंगे। 27 वाला फाइनेंशियल मैटर है। नाउ फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर भी हमने ब्लॉक किया है कि कोई भी स्कूल कॉलेज आपको प्रेशर नहीं कर सकता किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस में जाने के लिए, ओके। हाँ, स्टेट फंडिंग है तो खासकर और नहीं करेगा, और नॉर्मल स्कूल है सपोज, प्राइवेट स्कूल, इवन दो दे कैन नॉट डू, ठीक है। और जैसे क्रिश्चियन स्कूल है, तो क्रिश्चियन स्कूल में कोई प्रेयर में खड़े होके उनका प्रेयर नहीं गाना चाहता, सो दे कैन कीप मम, ठीक है, ना बोलें वो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कुछ जगह ऐसा हुआ था, वहां के स्कूल कॉलेज ने बच्चों को निकाल दिया, टीसी दे दिया, सो दे ऑब्जेक्टेड एंड देन मैटर वाज हैंडल्ड बाय द कोर्ट इटसेल्फ, राइट। आगे बढ़े यहां से। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस वन, बट अभी फिर से कर लेते हैं। द टाइटल इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इट इज नॉट रिटन एनी माइनॉरिटी राइट्स बट प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज यहां पर दिया है हमने। सो ध्यान रखिएगा, इनको क्या क्या बोला है, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, 3 शब्दों के लिए बोला है। एंड राइट टू कंजर्व दी सेम थिंग, ठीक है, कंजर्व भी कर सकते हैं। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर और कल्चर। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। बट यहां पर एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है, वो अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मदरसा है, तो मदरसा में कोई हिंदू बच्चा जाकर पढ़ना चाहता है तो इसके हिसाब से तो पढ़ सकता है, ठीक है, और वो लोग भी अलाउ करेंगे, मदरसा वाले भी, लेकिन वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। यस, वो बच्चा यदि फॉलो करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, बट होता नहीं, प्रैक्टिकली होता नहीं, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया था बोहरा कम्युनिटी का, बोहरा बिलोंग्स टू मुस्लिम सेक्शन, सब सेक्शन, सो उनका अपना लैंग्वेज है, वो अलग ही भाषा बोलते हैं वो लोग, ठीक है, उनकी अपनी स्क्रिप्ट है, तो उसके बुक्स वगैरह वो पढ़ाना चाहते हैं, सो दे आर फ्री टू गिव दैट काइंड ऑफ एजुकेशन। ध्यान रखिएगा, यहां पर भी रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम रोका है, ठीक है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, तो इसमें क्या दिया है आपको, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर मेंटेन करने का परमिशन है, यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने का। और इसी में मैंने बताया था उस दिन, हमारे देश में 2 बेसिस हैं माइनॉरिटीज को डिफाइन करने का, लैंग्वेज एंड रिलीजन, विच इज गिवन इन दी आर्टिकल 30, ओके। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले पॉलिटी में कि हमारे देश में 2 बेसिस क्या है, तो रिलीजन एंड लैंग्वेज विल बी कंसीडर्ड एज बेसिस ऑफ द, क्या बोला, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, ठीक है ना, shall have the right to establish and administer educational institute। कल्चर नहीं बोला है,
बट दे कैन हैव देयर कल्चर। बेस क्या होगा? रिलीजन और लैंग्वेज होगा, ठीक है, माइनॉरिटीज का। तो हमारे देश में मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख एंड जैनिज्म, बुद्धिज्म, पारसीज, 6 माइनॉरिटीज हैं, 6 माइनॉरिटीज। So, but on the basis of language, there can be more minorities, like for No. example, Bengalis, Gujaratis, they do have. बट वो बेस पहला क्या होना चाहिए? प्राइमरी लैंग्वेज एंड रिलीजन। उसके बाद क्या होगा? वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। हाँ, वही मैंने पूछा because like Jains में they have scripts, they have their own Yes, culture, yes. but सभी language- फिर सभी का अपना अपना हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड। तो वही मैं पूछा कि scripts are also being मतलब part आपको of ये the देखना पड़ेगा ना, education। जैसे बंगाली बहुत सारे लोग बोलते हैं, दे कैन नॉट बी ट्रीटेड लाइक माइनर। आपको ये भी देखना पड़ेगा। सो माइनॉरिटी का स्टेटस अभी फिलहाल हमारे देश में कोई रिजर्वेशन नहीं देता। ओके, देयर आर सर्टेन फैसिलिटीज लाइक स्कॉलरशिप मिल गया, स्कूल में एडमिशन के लिए सपोर्ट मिल गया, बट स्टिल वी आर नॉट कंसिडरिंग एनीथिंग स्पेशल फॉर माइनॉरिटीज। जैसे आप देखोगे एट द टाइम ऑफ मनमोहन सिंह गवर्नमेंट देयर वाज वन कमेटी दैट वाज कॉल्ड राजेंद्र सच्चर कमेटी, सच्चर कमेटी। ओके, सो उन्होंने उस वक्त अनाउंस किया कि मुस्लिम इलाकों में ज्यादा स्कूल खोलने की जरूरत है, बिकॉज दे आर बैकवर्ड, ओके, एंड यस एजुकेशनली बैकवर्ड, and they don't have any access to the school in nearby areas. Okay, so on the basis of government was supposed to establish more school. तो अब देखोगे राजेंद्र सच्चर कमेटी एक कोई कंपल्शन नहीं है, एक एडवाइजरी कमेटी है, उनका काम था एडवाइस करना, बट गवर्नमेंट को ये देखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ। फिर उसके बाद क्या हुआ? गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, इट वाज नेम्ड एज प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटीज, और इसका क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है मेंस में, ठीक है ना।